हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल बताया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल कि एटम के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलर पथ में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, इस सर्कुलर पथ को ऑर्बिट बोला जाता है और ये जो है और इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल्स। और बोर्ड ने ये भी बताया था कि जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला एनर्जी लेवल है उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर एनर्जी लेवल जाता है तो उसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। दूसरा, इन्होंने जो एनर्जी लेवल था उसका नाम दे दिया था K, L, M और इसी तरह NO। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं n=1, n=2, n=3, n=4। n हमारा क्या है, n हमारा एनर्जी लेवल है जिसे हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ मेरिट और डीमेरिट्स इनका देखते हैं। पहला मेरिट्स इनका था कि बोर मॉडल कि जो एडवांटेज हैं वो इस प्रकार के। पहला है, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि बोर्ड्स का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग एटम की स्टेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज इट स्टे इन द पार्टिकुलर ऑर्बिट। उनके अनुसार क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पथ में वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं। दूसरा है कि इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी बताया था कि जो हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के इस लाइन स्पेक्ट्रम को भी इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि जैसे हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब अपने जिस एनर्जी, मान लो एनर्जी लेवल 1 में है, ठीक है, अब उसको जाना है 2 में, 3 में या 4 में, ये सर्कुलर पथ है। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो हो सकता है 1 से 2 में जंप कर दे, 1 से 3 में जंप कर सकता है और 1 से 4 में जंप कर सकता है। तो जो लास्ट वाला एनर्जी लेवल होता है उसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और जब इसके पास एनर्जी रिवॉल्व करती है और जब ये जंप करता है एक्साइटेड होके करता है, तो जिस एनर्जी लेवल में जाता है उसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। फिर क्या होता है कि ये जैसे ही जंप करता है, मान लो 1 से 2 में गया, फिर इसकी एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है और फिर जो है वो 2 से 1 में वापस आ जाता है। इसी तरह मान लो 3 की n=3 एनर्जी लेवल 3 से फिर 1 में वापस चला आएगा, या फिर 4 से 1 में वापस चल जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि 2 से 1 में भी वापस आ सकता है, 3 से 1 में वापस आ सकता है और 4 एनर्जी लेवल में भी फिर ग्राउंड स्टेट में वापस आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है और फिर अपनी एनर्जी लेवल में वापस आ जाता है तो वहाँ पर कुछ सीरीज बन जाती है जिसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज बोलते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ये हमारा n=1 है, ठीक है, ये हमारा एनर्जी लेवल है n 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में गया या थर्ड में गया या मान लीजिए एर्थ तक गया, फिर पुराने मतलब पुनः अपने जो है ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। अगर इस तरह की एनर्जी लेवल है, जैसे मान लीजिए हाईएस्ट एनर्जी लेवल से फिर अपने पुराने एनर्जी लेवल में वापस आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे लाइमन सीरीज। इस तरह बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, इंफ्रारेड मतलब ब्रैकेट सीरीज और पीफर्ट सीरीज, ये सारे सीरीज जो है बोर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनर्जी लेवल्स हायर n=1, यानी कि अगर उसकी एनर्जी लेवल n=1 हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है, वो जंप करता है या तो दूसरे एनर्जी लेवल में, तीसरे, चौथे या इस तरह से एनर्जी लेवल में जाता है और फिर वो जो है अपने n एनर्जी लेवल में वापस आ जाता है, तो यहाँ पे n=1 हो जाएगा। तो वो जो सीरीज बनती है उसको कहा जाता है लाइमन सीरीज। और ये लाइन कहाँ पे बनेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में बनेगा। ये स्पेक्ट्रम हमारा जो है
एक तरह से विजिबल, जैसे यहाँ पे विजिबल है तो यहाँ पे हमको कलर ये शो कर रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अल्ट्रा वायलेट यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल में पहुँच गया है। दूसरा है कि अगर वो लाइन इलेक्ट्रॉन जंप करता है 3 से 4 5 सेकेंड में, अगर मान लो यहाँ पे 3 4 5 से सेकेंड में, फर्स्ट की बजाय ये सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, बामर सीरीज। इसी तरह अगर 4 5 से वो थर्ड में आ जा रहा है तो उसको कहेंगे पाशन, और अगर फोर्थ एनर्जी लेवल में आ रहा है तो उसको हम कहेंगे ब्रैकेट। तो इस तरह से ये सारी एनर्जी लेवल को उन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है। और इसका एक नाम दे दिया था लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफर्न सीरीज। अब इनके में कुछ लिमिटेशन भी थी। पहला लिमिटेशन था कि द इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बताया था, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनों के लिए इन्होंने ये स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं उनकी लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में ये कैपेबल नहीं थे। दूसरा है था कि इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसकी स्प्लिटिंग हो तो वो कैसे होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी एटम को रखा जाए तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की स्प्लिटिंग हो रही है उसको एक्सप्लेन करने में ये इनकैपेबल थे, ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तीसरा है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने एटम के 3 डायमेंशनल मॉडल को प्रस्तुत नहीं किया था, वहाँ पे ये फेल हो गए थे। फिर नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बोर ने मॉलिक्यूल के शेप को भी नहीं बताया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या है, डी ब्रोगली के अनुसार जो मैटर होता है, मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरफ भी होते हैं और पार्टिकल की तरफ भी होते हैं। तो यहाँ पे बोर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था।